हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं भाई आप लोग? आई थिंक आप लोग बेहतर होंगे, बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आज की इस क्लास में एक छोटे से वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं, और शायद आपने थंबनेल में भी इस बात को देख लिया है कि किस प्रकार से या फिर ये क्यों कहा जाता है कि यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा को अगर आप पास करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तब के समय एक महत्वपूर्ण और यू कैन से कि एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट होता है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, यानी कि भूगोल और पर्यावरण। अब क्या इनका इंपॉर्टेंस है, आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आप कैसे इन सब्जेक्ट्स को क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड कर सकते हैं। पहले तो ये बात कि भाई ये जो विषय हैं, याद रखें कि ये विषय बिग 4 का पार्ट है बाय डिफॉल्ट। ज्योग्राफी, आई थिंक आपको पता होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये बिग 4 सब्जेक्ट कहलाते हैं। ये बड़े पिलर्स होते हैं जिनके माध्यम से आप प्री को अपना टारगेट बनाते हुए क्लियर कर सकते हैं, उसे क्लियर कर सकते हैं। अब यहां एक बात समझिए कि अगर आपका यूपीएससी में सिलेबस देखा जाए तो ज्योग्राफी आपके 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है भाई। पहली चीज इंडियन ज्योग्राफी, जहां फैक्चुअल मैनर में भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा है भाई हमारा विश्व का भूगोल। ये विश्व का भूगोल अलग नहीं होता, ये फिजिकल ज्योग्राफी का ही एक सेक्शन होता है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो, भौतिक भूगोल जब आप पढ़ते हैं, तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो उदाहरण आते हैं उन्हें आप विश्व का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। यानी कि होते 2 ही सेक्शंस हैं, एक होता है इंडियन, एक होता है फिजिकल। बट फिजिकल के अंदर हम जो चीजें पढ़ते हैं विश्व के बारे में, उन चीजों को हम अलग से विश्व का भूगोल कह देते हैं। पर अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखें आपके लिए 2 ही भूगोल हैं, एक भारत का है और एक भौतिक है। भौतिक का एक सबसेक्शन, एक पार्ट, एक फ्रिक्शन बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी है। अदरवाइज ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको दिख रही है, ये सेक्शन अलग से अदर एग्जाम्स में पढ़ा जाता है, यूपीएससी में से कंबाइंड मैनर में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा इस बात को समझिए, याद रखें कि अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि एक आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी का सबसे टफ जो फेज होता है वो होता है उसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, अर्थात उसकी प्रारंभिक परीक्षा। अब इस बात को समझ लें कि प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करने का एक बड़ा मंत्र यह कहा जाता है कि आपका ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट अगर स्ट्रांग है तो आप क्लियर कर सकते हैं। पहले इस बात पर चर्चा करें कि यह तथ्य क्यों कहा जाता है, यह स्टेटमेंट क्यों कहा जाता है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले यह जान लीजिए कि इस चर्चा का जो सार है वो हम लास्ट में आपको 3 से 4 मिनट में समझाएंगे कि आप कैसे इसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले यह ध्यान दीजिए कि अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक प्रोफेशनल मैनर में तैयारी चाहते हैं, प्रोफेशनल मैनर का अर्थ समझ लें, रैंडमली किसी टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करना और उसको तैयार करना, यह एक अच्छी अप्रोच है लर्निंग के लिए, किसी बात को सीखने के लिए। लेकिन अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये याद रखें कि एग्जाम क्वालिफाई करने के 2 ही तरीके हैं, वन इज सेल्फ स्टडी एंड अदर इज इंस्टीट्यूशनल मैनर में प्रोफेशनल स्टडी। सेल्फ स्टडी का कतई मतलब ये नहीं है यूट्यूब स्टडी। अधिकांश विद्यार्थी इस बात में कंफ्यूज हैं कि भाई हम सेल्फ स्टडी का मतलब है हमने निकाल लिया है कि यूट्यूब से उस टॉपिक को उठाकर पढ़ लेना, उसके नोट्स बना लेना। ये गलत है, ये आधार सही नहीं है। ये मान लीजिए कि इस प्रकार से पढ़ने पर आप केवल और केवल अपने किताबों का साइज, अपनी नोट्स का साइज बढ़ा रहे हैं, आप एग्जाम की तरफ नहीं बढ़ सकते। बिकॉज ये याद रखिए, सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर होता है, पर वो सेल्फ स्टडी किताबों से करी जाती है, ना कि यूट्यूब से केवल वीडियोस को देखकर। अगर आपको किताबों से पढ़ना पसंद है, अच्छा लगता है आपको समझ में आती है चीजें, देन दिस विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू, आपके लिए एक अच्छी चीज है। बट मैं अधिकांश विद्यार्थियों से जब चर्चा करता हूं इस विषय पर तो एक बात निकलकर हमेशा आती है, वो ये कि अक्सर विद्यार्थी पढ़ना तो ऐसे ही चाहता है कि मुझे कोई व्यक्ति गाइड करते हुए एक एक टॉपिक पढ़ाए, मुझे उसकी समझ विकसित करने में हेल्प करे, पर वो इसे सेल्फ स्टडी समझ लेता है जब वो यूट्यूब से इस चीज को रन करता है। बच्चे, यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है डियर, दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बट ये एल्गोरिदम बेस्ड प्रोग्राम है, ये एक एल्गोरिदम बेस्ड जो है प्लेटफॉर्म है। यहां हो सकता है कोई बहुत काम की चीज शायद आप तक ना पहुंचे,
और हो सकता है जो चीज बहुत जनरलाइज्ड हो वो चीज आप तक बहुत ज्यादा आसानी से पहुंच जाए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। अगर मैं आपको आज कहूं कि एक बहुत ही गूढ़ टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिससे यूपीएससी हमेशा प्रश्न पूछ रही है, पर वो टॉपिक हर एग्जाम में नहीं आता, इसीलिए हर एक एग्जाम का क्राउड उसे नहीं देखता। पर इंडियन ज्योग्राफी का हिमालयन वाला पोर्शन हर एग्जाम में आता है, तो इसका वीडियो, इसका कंटेंट मेरा पढ़ाया हुआ ज्यादा आप तक पहुंचेगा, जबकि वो कंटेंट उन विद्यार्थियों तक पहुंचेगा ही नहीं जो सच में शायद आईएएस की तैयारी कर रहे हो। दिस इज द मेजर डिफरेंस। इस समस्या का समाधान भी है, याद रखिए, इस समस्या का समाधान है। आप हमारे साथ हमारे बैचेस में आ जाइए। ये याद रखें कि ये जो बैचेस हैं, इन बैचेस का उद्देश्य केवल इतना है कि आप तक वो कंटेंट पहुंच जाए जिस कंटेंट के माध्यम से आपका प्री, ना केवल मेंस, अप टू इंटरव्यू, ये सारी चीजें तैयार हों। वेलकम, आपके पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ 8 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हमारे सक्सेसफुल P2I प्रीमियम बैचेस का पार्ट बनने की। ये बैचेस याद रखें, पहली चीज इस डेट का, ये 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये 27,999 की कॉस्ट पर ही अवेलेबल है। ध्यान दीजिए कि ये हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में और इंग्लिश भाषा में, ये तीनों ही लैंग्वेजेस में उपलब्ध हैं। आप इनका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये वो बैचेस हैं जिससे सक्सेस रेशियो काफी बढ़ जाएगा आपका। ना केवल इसमें सिलेबस कंप्लीट होगा, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, इसमें 1-to-1 मेंटरशिप इंक्लूडेड है, इसमें सारा 18 किताबों का सेट इंक्लूडेड है। आप केवल इतना समझें कि लगभग 1100 घंटों से अधिक की लाइव क्लासेस इसमें होंगी, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, प्री, मेंस और इवन मेंस का और प्री का क्रैश कोर्स इसमें इंक्लूडेड है, खासकर प्री का जिसे हम कहते हैं एसआईपी का प्रोग्राम। मैं एक छोटी सी चर्चा कर लूं। एसआईपी का मतलब है बच्चे सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम इसमें इंक्लूडेड है, अर्थात जैसे ही आपका यूपीएससी का प्री पास आएगा, आप पाएंगे कि आपके प्री के सिलेबस को आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा। ये सारी सुविधाएं और साथ ही यूपीएससी का रेसिडेंशियल प्रोग्राम, अर्थात क्लियर करते ही आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, आप जब मेंस देने जाएंगे तो स्टडी आईक्यू आपको अपने खर्चे पर अपने प्रेमाइसेस में बुलाकर ये सारी तैयारियां कराएगा। जो रिमेनिंग पोर्शन होगा या फिर वो स्ट्रेंथ जो आप बिल्ड कर पाएंगे 1-to-1 अपने टीचर से इंटरेक्ट करते हुए, उसका भी विशेष प्रबंध करा गया। और मैं एक बात बता दूं, पीछे दिख रही जो कॉस्ट है, इसके अलावा आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी है, यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम की कॉस्ट आपको पे नहीं करनी है। ये तब होगा जब आप AK लाइव कोड का यूज करें। एक बात और ध्यान दीजिए, ये कोड आपको स्टडी आईक्यू के हर एक कोर्स को मिनिमम प्राइस में गेन करने में हेल्प करेगा। यानी कि ये वो कोड है जिसके माध्यम से आप स्टडी आईक्यू का हर एक कोर्स, हर एक प्रोग्राम एक्सेस कर पाएंगे सबसे मिनिमम कॉस्ट पे। ठीक है, चलिए अब मैं वापस आता हूं इस विषय पर कि क्यों ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों हम इसकी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से करें और कैसे करें। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, याद रखिए, बीते 10 वर्षों में, यानी कि लास्ट 10 सालों का आप डेटा निकाल लीजिए और इस डेटा को जरा अध्ययन करें तो आप एक बात निकाल पाएंगे कि 30 से 35 प्रश्न हर वर्ष यूपीएससी जो है वो पूछता है। किस विषय से? ज्योग्राफी से और एनवायरनमेंट से। अर्थात इन दो सब्जेक्ट्स को मिलाकर यूपीएससी ने खासा प्रश्न पूछे हैं। अब इस बात को यहीं रोक दें कि 30 से 35 प्रश्न आ गए भाई प्री में। अब क्या? अब दूसरी बात, यूपीएससी का कट ऑफ कितना होता है? अगर आप स्मार्ट हैं तो इस बात को समझेंगे। यूपीएससी का कट ऑफ कभी भी नेट सही प्रश्न 50 इसके ऊपर नहीं हो सकता। यानी कि आप कभी भी ऐसा नहीं पाएंगे कि 50 प्रश्न यानी कि 100 अंक से ऊपर का यूपीएससी का प्री का कट ऑफ हो, कभी नहीं होगा। माइनस मार्किंग का एग्जाम है और वर्ल्ड के कुछ सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है। आसानी से 50 प्रश्न नेट सही करना शायद संभव ना हो। तो कट ऑफ में मान लेता हूं कि भाई आपके लिए नेट 50 प्रश्नों का है। अच्छा, अर्थात आप 50 प्रश्न अगर सही कर लें तो आपका सबसे कठिन पोर्शन आप क्लियर कर जाएंगे। अब जरा इस बात को देखिए, यहां इस 50 प्रश्नों में आप पाएंगे कि 35 प्रश्न के लगभग अकेले ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से आते हैं। एनवायरनमेंट प्लस ज्योग्राफी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी विद्यार्थी का यह सब्जेक्ट, मतलब स्पेशली वो विद्यार्थी इस बात पर अगर शुरुआती दिनों में ही फोकस कर ले कि हमें इस प्रकार से तैयारी करनी है कि हमारा ये दो पोर्शन
क्रिस्टल क्लियर, रॉक सॉलिड, मेटल हार्ड हो, तब के केस में इन 35 प्रश्नों में से अधिकतम आप कितने बना सकते हैं? देखिए, जिन विद्यार्थियों का ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता है उनके लिए ये 100% टेकेबल होते हैं, बट फिर भी अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है, मान लेते हैं अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आप इंस्टीट्यूशनली उसे पढ़ रहे हैं, किसी स्थान से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या हमारे साथ हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस में से पढ़ रहे हैं, जहां पर मैं बेसिकली ज्योग्राफी ऑप्शनल डील भी कर रहा हूं, बट इट इज अदर थिंग, फाइन। तो अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ही है, आप सेल्फ स्टडी से किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं या फिर हमारे ही ऑप्शनल के बैचेस में हैं, तब के केस में आपके लिए कुछ ज़्यादा आसान होता है। पर जिन विद्यार्थियों का ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए भी, और स्पेसिफिकली उनके लिए ही, ये 35 प्रश्न कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, किस एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, आपको इन 35 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न नियर अबाउट 5 से 6 प्रश्न, कभी 7 या 8 नहीं होते, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हमें रास्ते में चलते हुए, एक उदाहरण मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हमें रास्ते में चलते हुए अक्सर रेड लाइट ही क्यों मिलती है? क्योंकि हमें ग्रीन लाइट मिली ये हमें ध्यान नहीं रहता। ओके, हम जब क्वेश्चन देखते हैं तो हमें वही क्वेश्चन याद रहता है जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना होता। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि ये सारे प्रश्न शायद बहुत कठिन कैटेगरी के हों, पर याद रखिए एट मैक्स 5 से 6 प्रश्न होंगे जो अति कठिन की कैटेगरी में आएंगे। अदरवाइज अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है तो आप लगभग 25 से 30 प्रश्न बहुत आसानी से इनके हल कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसे किल कर सकते हैं। अब ये किल करने पर आपको क्या फायदा होगा? मान लेते हैं 30 प्रश्न आए तो आप 25 प्रश्न सही करें, अगर 35 प्रश्न आए तो आप 30 प्रश्न इसके सही करें। अब देखिए कट ऑफ से आप कितने दूर हैं। अब मान लेते हैं आपके 5 प्रश्नों का उत्तर गलत हुआ, 5 प्रश्नों का उत्तर गलत होने पे आपका एक सही चला गया और लगभग एक सही जो है वो आपका गॉन, यानी कि आपके पास नेट 29 से 30 या 24 से 30 के बीच में अंक या प्रश्न होंगे, माफ कीजिएगा प्रश्न होंगे सही। अब देखें आपको पूरी लड़ाई किसके लिए लड़नी है? आपको पूरी लड़ाई एट मैक्स, बहुत ज्यादा हुआ तब के केस में आपको बमुश्किल 20 प्रश्नों के लिए ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है यूपीएससी के प्री का। ओके, मतलब आपको केवल और केवल 20 सही प्रश्न जो है वो सॉल्व करने हैं। अब मैं कट ऑफ तब इमेजिन कर रहा हूं जब ये कट ऑफ 50 प्रश्नों का होगा, जो कि बीते वर्षों में कभी नहीं रहा। नेट की अगर हम बात करें तो 40 प्रश्न के आसपास हमेशा कट ऑफ होता है। मैं अधिकतम की चर्चा कर रहा हूं, तब आपके ये प्रश्न जो है वो 20 हैं। अदरवाइज 40 का अगर हम कट ऑफ देखें तो आपको केवल 10 से 15 प्रश्न ही अतिरिक्त सॉल्व करने होते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपने स्ट्रेंथफुल मैनर में एक बेहतर अप्रोच से इन सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स अगर वीक भी रह जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपको छोड़ देना चाहिए, फाइन, मतलब आप ये ना समझें कि मैं बाकी के सब्जेक्ट पढ़ूं ही ना, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप इनमें थोड़ा स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा लेते हैं, बाकी के सब्जेक्ट में शायद थोड़ा कमजोर रह गए या फिर आगे उसे हम मैचअप कर लेंगे, तब के केस में आपका प्री तब भी निकलेगा। और कैसे? तो देखिए, हर एक सब्जेक्ट को आपने सतही तौर पर तो पढ़ा ही है। अगर मान लेते हैं पॉलिटी से 20 प्रश्न आ गए, हिस्ट्री से 10 प्रश्न आ गए, इकोनॉमिक्स से 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आ गए, तब के केस में आपके लिए काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे? तो मानते हैं कि 20 प्रश्न आए पॉलिटी से तो 10 सरल होंगे, बहुत कठिन हुआ तो 10 कठिन होंगे। आपके लिए केवल 10 प्रश्न भी पर्याप्त हैं आपके प्री को निकालने के लिए। डियर, मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं कि आप इस सब्जेक्ट को, इस पिलर को स्ट्रॉन्ग कर लें, आपके बाकी के पिलर्स जनरल भी हों, तब भी आप जो है वो प्री जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात आती है मेंस की। तो डियर, जैसे सभी विषय का कंट्रीब्यूशन होता है वैसे इस सब्जेक्ट का भी कंट्रीब्यूशन है। आपके पास एक होल्ड होगा, आप उस समय अंतराल में जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा हार्ड कर सकते हैं, और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। तब के लिए आपको ये चीज़ तैयार रखनी है। अब प्रश्न ये आता है कि इस चीज़ को तैयार करें कैसे। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा रास्ता बताता हूं। इस बात को समझिए कि ये सारा कार्य आप या तो किताबों से करें, जिन किताबों के बारे में मैं आपसे भी चर्चा करता हूं, या तो आप
ये सारा कार्य हमें दे दें। हमें दे दें का अर्थ यह है कि आप यहां से इन सारी चीजों की चिंता छोड़कर केवल एक टारगेट बना लें, वो है डेली 3 घंटे की क्लास लेना। और मैं यहां एक बात स्पष्ट कर दूं, जो भी मेरा स्टेटमेंट सुनकर इन बैचेस का पार्ट बनेंगे वो अपने दिमाग में एक बात क्लियर कर लें, ये बैच आपको सफल बनाने के लिए है, लेकिन ये तभी होगा जब आपके साइड से एफर्ट हो। यानी कि वो विद्यार्थी ध्यान दें जो 3 घंटे डेली एक स्क्रीन के सामने बैठकर उस पूरी चीज को समझने के लिए तैयार हों और उसके बाद एक ब्रेक लेकर उन सारी ही चीजों को रिवाइज करते हुए लर्न करने के लिए तैयार हों, तब आप इन बैचेस का पार्ट बनिए। वो हैं असली आईएएस एस्पिरेंट्स। ओके, अर्थात ये बैचेस, और इवन मैं आपको एक बात बताऊं तो अभी जो मैं नोट्स मेकिंग के बारे में आपसे बताऊंगा, चर्चा करूंगा कि कैसे आप नोट्स मेकिंग करेंगे, इस बैच में आपको हैंडआउट्स मिलते हैं, क्रक्स मिलते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ाया, तो मेरे उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद जहां से मैंने उस सब्जेक्ट को पढ़ाया है हम उसे क्रक्स कहते हैं। फाइन, ये क्रक्स 4 से 5 किताबों का निचोड़ होता है, जीस्ट होता है। वो डायरेक्टली एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको क्लास के तुरंत बाद दे दिया जाता है। साथ ही अगर आप नोट्स मेकिंग में कमजोर हैं तब के केस में आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होता है। वो ये कि क्लास में जो क्लास चल रही है आपके सामने, उस क्लास को हमारे द्वारा नियुक्त एक पर्सन जो एक्सपर्ट है नोट्स मेकिंग में, उस क्लास को देखता है और नोट्स बनाता है। अब वो नोट्स आपको सेंड कर दिए जाते हैं क्लास एंड होने के बाद ही। यानी कि आपके लिए हमारी तरफ से एक व्यक्ति नोट्स बनाता है, पर्सनलाइज्ड, वो भी आपके अकॉर्डिंगली क्लास में जो लाइव चल रहा था उसे देखते हुए। डन। अब क्रक्स आ गए आपके पास, नोट्स आ गए। अब जो बोर्ड में मैं ये कलाकृतियां बना रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारी चीजें भी आपको तुरंत क्लास के बाद दे दी जाती हैं। आपका काम बेहद आसान हो जाता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मैं मानकर चलता हूं कि आप इन बैचेस की इंपॉर्टेंस अब समझ चुके हैं। अब देखिए, यहां पर आपको अगर इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है तो ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट, इसे तैयार करने का एक बेहतर तरीका है। वो ये कि आप इस तरीके से चीजों को डिवाइड कर लें। क्या तरीका है? एकदम सिंपल। याद रखिए कि आपको सबसे पहले जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी बाहर निकालनी है और इंडियन ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट कर लेना है। पहले आप इंडियन ज्योग्राफी को, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पहले आप इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ें, ना कि फिजिकल। जबकि इंस्टीट्यूशनली जब पढ़ाया जाता है तो पहले फिजिकल पढ़ाई जाती है। मेरा मानना यह है कि यह अप्रोच एक्चुअली में सही है, फिजिकल पहले पढ़ना। पर आपके लिए इंडियन क्यों? ताकि आपको पहले तो प्रश्न बनना शुरू हो, क्योंकि आपको सारा कार्य स्वयं करना है, आपके ऊपर एक बर्डन है। तो आप पहले इंडियन ज्योग्राफी करें। इंडियन ज्योग्राफी करने से डायरेक्टली आपको जब क्वेश्चन दिखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं पढ़ाई सही दिशा में कर रहा हूं। ठीक, इसके बाद आप उठाएं जियोमॉर्फोलॉजी। आपको जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान पढ़ना स्टार्ट करना है और इसे पढ़ते समय एक बात का ध्यान रखना है, कंसेप्चुअल एनालिसिस होगा, फैक्चुअल चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी, यानी कि ये फैक्चुअल भी है, कंसेप्चुअल भी है। ठीक है, आपको इसके लिए क्या करना है? आपको इसके लिए एनसीईआरटी 11th क्लास पढ़ लेनी है। 11th क्लास की एनसीईआरटी में शुरुआत में जो भौतिक भूगोल के चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स फिजिकल ज्योग्राफी का भू आकृति विज्ञान का सेक्शन है। क्लियर? इसके बाद अब आपको आना है क्लाइमेटोलॉजी में, लेकिन ध्यान से सुनिए। जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे, जलवायु विज्ञान पढ़ोगे, अब आपको यहां रुककर ध्यान से सुनना है। देखिए विद्यार्थियों, क्यों प्रश्न नहीं बनते एनवायरनमेंट के? उसका एक बड़ा कारण है। कारण यह है कि पूछने वाला व्यक्ति, एनवायरनमेंट को मैं स्पष्ट कर दूं कि अक्सर हम समझा करते हैं कि एनवायरनमेंट का अर्थ है पर्यावरण। नो, यूपीएससी के एनवायरनमेंट का मतलब है 3 सर्किल्स। एनवायरनमेंट, यूपीएससी, प्लीज बी फोकस्ड, ये 3 चीजों का मिश्रण है बच्चे। एक है जिसे हम ऑथेंटिक पर्यावरण कहते हैं, अर्थात वही पर्यावरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये वाला सेक्शन। सेकंड है बायोलॉजी, इसमें बायोलॉजी आती है। ओके, आप देखेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग फेलियर, इस प्रकार की चीजें होती हैं। आप बताएं मुझे कि किस स्थान से आप ये पढ़ सकते हैं कि जो शेर है वो दहाड़ता है और जो चीता है वो मिनमिनाता है, उसकी आवाज अलग होती है। या फिर ये प्रश्न इस वर्ष का था, अगले वर्ष वो उठाकर आपसे प्रश्न करेगा कि भाई बताइए कि जो घड़ियाल है वो प्रोटेक्टेड आई होता है, प्रोजेक्टेड आई होता है। ये चीजें आप किस स्थान में पढ़ने वाले हैं? अगर आपका उत्तर ये बायोलॉजी है तो डियर आप ऐसा कुछ भी बायोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे।
आप बायोलॉजी का कॉन्फ्लुएंशियल पार्ट पढ़ेंगे जब वो इन्वायरमेंट के साथ आएगा, और ये एक्चुअल इन्वायरमेंट है। और टेल मी कि ये किधर लिखा है, किस किताब में लिखा है। ये आपको समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें आपको सर्च कर कर अपने दिमाग से इकट्ठा करनी है, और ये कार्य एक कठिन कार्य है। इसीलिए स्टूडेंट का इन्वायरमेंट हमेशा वीक होता है, बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ अ एयर गैप बिटवीन द कंटेंट। ओके, अब देखिए ये बायोलॉजी का सेक्शन है। बायोलॉजी के सेक्शन के बाद यहां आता है क्लाइमेटोलॉजी। अब देखो, जब कोई स्टूडेंट क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहा है, अब वो इन्वायरमेंट पढ़ रहा है, मान लेते हैं पर्यावरण पढ़ रहा है। पर्यावरण पढ़ने पर उसका जलवायु परिवर्तन एक सेक्शन आता है, इसके प्रभाव एक सेक्शन आता है, दिल्ली का प्रदूषण वो देखता है, और वहां ये पढ़ता है कि दिल्ली में जो है वो फोटोकेमिकल स्मॉग है, प्रकाश धुंध कोहरा है। अब प्रकाश धुंध कोहरा कैसे बनता है, कौन सी गैसेस के मिक्सचर के कारण बनता है, वो इस इश्यू को आसानी से वहां याद कर लेता है। लेकिन यूपीएससी जब पूछता है तो उसने प्रश्न कर लिया कि फोटोकेमिकल स्मॉग या फिर प्रकाश धुंध कोहरे और सामान्य धुंध के बीच में अंतर का मुख्य कारण कौन सी गैस है। अब यहां समस्या यह है कि प्रकाश धुंध कोहरे के लिए तो गैस हमने पढ़ी है, लेकिन क्या वही वो गैस है जो इन दोनों चीजों को अलग कर रही है? शायद आंसर वो नहीं होगा। फाइन, यहां पर कुछ चीजें बहुत माइन्यूटली डिफरेंट होती हैं। इसीलिए जब भी आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, आपको याद रखना है क्लाइमेटोलॉजी से ही जन्म होता है पर्यावरण का, जलवायु परिवर्तन का। क्लाइमेटोलॉजी में आप एक जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे, वो जेट स्ट्रीम जो है वो उत्तरी ध्रुव से निकलते हुए आपका एक बड़ा सा छेद बना देती है आर्कटिक के ऊपर, और यूपीएससी आपसे पूछ लेगा कि भाई आर्कटिक के ऊपर छेद बन रहा है जबकि वहां उत्सर्जन नहीं है। इसके मानवीय कारण है, लेकिन प्राकृतिक कारण भी उपस्थित है। अब आपने ध्रुवीय रात्रि की जेट स्ट्रीम या पोलर नाइट जेट स्ट्रीम कहीं और पढ़ी है, और एनवायरनमेंट में जो आर्कटिक में होल है वो कहीं और पढ़ा है। अब इन दोनों के बीच में तारतम्यता आप कब एस्टेब्लिश करेंगे? जब आप पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी को उस अकॉर्डिंगली, और ये टाइम के साथ आता है। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एफर्ट, तब आपको ये चीजें कनेक्ट करते हुए बनेंगी। बनेगी जरूर, बट समय लेगा। ध्यान दें, इसमें एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो देखिए पर्यावरण हो गया, बायोलॉजी हो गया, और आपका क्लाइमेटोलॉजी हो गया। इन तीनों चीजों के कॉमन पोर्शन से यूपीएससी अपने एनवायरनमेंट के प्रश्न बनाता है। ठीक है, तो ये आपका ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी डिसेंट होता है। मैं स्पष्ट कर दूं, जब आप ओशनोग्राफी पढ़ें तो आपको यह याद रखना है कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा। जो प्रश्न होंगे वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। कुछ टॉपिक्स, और चलिए कुछ क्या, मैं आपकी समस्या का समाधान यही करता हूं। याद रखें कि एक होगा आपका महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जल का वितरण, महासागरीय जल में लवणता का वितरण, महासागरीय जल में तापमान का वितरण, और प्रवाल। ये चार जो चीजें मैंने बोली, ये तीन चीजें हैं बेसिकली। महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय लवणता, महासागरीय ताप, महासागरीय जो है जल का वितरण, ये दूसरा हुआ। और तीसरा हो गया प्रवाल। इन तीन चैप्टर्स में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे प्री में, बाकी सभी फॉर मेंस। ठीक, अब आपके तीन मेजर पिलर्स तैयार हो गए। इंडियन ज्योग्राफी तैयार हो गया, पर्यावरण का क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन तैयार हो गया। अब आप वापस आ जाइए और इंडियन ज्योग्राफी उठाइए और इंडियन ज्योग्राफी की बायोडायवर्सिटी पढ़ लीजिए। भारत की बायोडायवर्सिटी पढ़ेंगे आप। सिंपल सा, अभी यूपीएससी ने कुछ प्रश्न पूछे, लोगों का कहना था ये टफ थे, पर भाई एक बात बताइए, अगर कह दिया जाए कि भारत में ऑस्ट्रिच मिलता है क्या, आप कहेंगे नहीं मिलता। पर ऑस्ट्रिच से मिलता जुलता पक्षी मिलता है क्या? फिर आप सोचेंगे कि यूपीएससी ने पूछ लिया मंगल ग्रह से प्रश्न। पर जब आप इंडियन बायोडायवर्सिटी को पढ़ोगे तो वहां आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पढ़ोगे, जिसे आप सोनचिड़िया कहते हो। करंट में इशू आ जाएगा कि भारत सरकार वहां पर जो है वो सोलर पावर प्लांट लगा रही है, इससे उनकी संख्या कम हो रही है। इसे बड़ा ऑस्ट्रिच कहा जाता है इंडिया का, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी बर्ड है। वो उठाकर प्रश्न इन्वायरमेंट से पूछेगा, कनेक्शन होगा उसका इंडियन ज्योग्राफी से। फाइन, वो आपसे पूछेगा गोल्डन लंगूर के बारे में, आपको लगेगा कि ये प्रश्न जो है इन्वायरमेंट में किधर था गोल्डन लंगूर, आप देखेंगे पिग्मी हॉक, गोल्डन लंगूर, ये सारा इंडियन ज्योग्राफी का बायोडायवर्सिटी का सेक्शन है, छोटे से पार्ट में ये आता है। आप इस अप्रोच से पढ़िए, जहां आप इंडियन ज्योग्राफी की बायोडायवर्सिटी पढ़ें, फिर उसे कनेक्ट करिए अपने एनवायरनमेंट के सेक्शन के साथ, और यहीं पर फिर कनेक्शन हो जाएगा उसका क्लाइमेट के साथ। कैसे क्लाइमेट के साथ? तो भाई बायोडायवर्सिटी हाई कहां होती है? जहां रेनफॉल हाई होती है। और रेनफॉल हाई कहां होगी? जहां पर जो है वो तापमान के वितरण के कारण वर्षा होगी।
तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। वो एक प्रश्न बनाएगा जिसमें तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। कंसेप्चुअली पढ़िएगा, क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ते समय एनवायरनमेंट का ध्यान रखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के समय उसकी बायोडायवर्सिटी का ध्यान रखिए, और फिर इन तीनों चीजों को कंपेयर करिए। बुक्स 11th क्लास की एनसीईआरटी आप पूरा कवर कर लीजिए, और एनवायरनमेंट के लिए और ज्योग्राफी के लिए दोनों के लिए कंबाइंड बुक होती है जीसी लियोंग। लेकिन फिर यही हिंदी माध्यम के लिए थोड़ी समस्या आती है कि बच्चे ये किताब हिंदी में शायद उपलब्ध नहीं है। समस्या का सारा समाधान मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आप चाहें तो जीसी लियोंग बहुत सहज लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप उसे भी रीड कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टडी आईक्यू की बुक्स भी आती हैं, उनमें भी आपको ये चैप्टर्स मिलेंगे, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की टोटल 18 किताबों का सेट जो आपको इन बैचेस में मिलता है वो आपके लिए अलग से भी अवेलेबल है, लेकिन फिर वो किताबें बस होंगी। क्लास इज दिस बैच। बाकी आप उन किताबों का भी अध्ययन कर सकते हैं, बुक्स से भी आप कंटेंट निकाल सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, ये आपका निर्णय होगा, लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब आप ये जान लीजिए, सेल्फ स्टडी का मतलब किताबों से स्टडी है, बुक्स से स्टडी है। आपके पास रेफरेंस बुक्स है, तो आपके पास कोई संसाधन नहीं है तो आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं बिना पैसा खर्च करे। आपके पास संसाधन है तो आप रेफरेंस बुक लीजिए। आपके पास और संसाधन है तो स्टडी आईक्यू की बुक्स भी अवेलेबल है सेपरेटली, आप उनसे पढ़िए। और अगर आपके पास संसाधन है, इच्छा शक्ति है, तो आपके लिए फिर ये बैच भी है। ज़्यादा संभावनाएं आपके पोटेंशियल पर निर्भर करती है। मैंने आपको अप्रोच बताई है, तरीका बताया है, रास्ता आपको चुनना है। रास्ता आप अपनी क्षमता और अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार चुनें, बिकॉज ये वो जो है स्टेज है जहां से आपकी यूपीएससी की जर्नी बहुत हाई जंप कर सकती है, और आपका निर्णय ही आपका फ्यूचर निर्धारित करेगा। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर निर्णय लें कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, और जो भी निर्णय लें फिर उस पर जो है वो अडिग रहें, कोशिश करें कि अपने निर्णय को फिर सही बनाएं। बैचेस भी अवेलेबल हैं, आपके पास कंटेंट भी अवेलेबल है, और अभी मैंने आपको जो दिशा बताई वो दिशा भी आपके पास है। उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरा डिस्कशन था ये कहीं ना कहीं आपकी जर्नी को थोड़ा शार्पिन करेगा, ये आपकी जर्नी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इस उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले समय में आपको इन बैचेस में भी देखूंगा, और आप पे कमेंट्स भी जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में देखने वाला हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।